बच्चों, अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है वह था कि कैसे प्रभाववाद की शुरुआत हुई और उसके क्या सिद्धांत थे, क्या विषय में क्या परिवर्तन आया और साथ के साथ चित्रण तकनीक में भी क्या परिवर्तन आया। आज हम महान चित्रकार एडवर्ड माने को पढ़ेंगे। एडवर्ड माने जो कि प्रभाववाद और यथार्थवाद के मध्य की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ ज़्यादातर चित्र यथार्थवाद से संबंधित बनाए हैं और कुछ चित्र जो उनके हैं वे प्रभाववाद को प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य रूप से प्रभाववादी चित्रकारों को संबल देने का कार्य करते थे, उनके साथ बैठकें करते थे और क्या नया कर सकते हैं उसकी तरफ चर्चा करते थे। तो इनको अगर मूवमेंट की दृष्टि से देखें तो यथार्थवाद और प्रभाववाद दोनों मूवमेंट का चित्रकार माना जा सकता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1832 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1883 को 51 वर्ष की उम्र में पेरिस, फ्रांस में मृत्यु हुई थी। और इनको मुख्य रूप से पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग, छापा चित्रण कला के लिए जाना जाता है। इनके प्रमुख कार्यों में द लंचन ऑन द ग्रास, ओलंपिया, अ बार एट द फॉलिस बर्गर और एमिल जोना, ये प्रमुख कार्यों में से हम मान सकते हैं। माने का जन्म संपन्न परिवार में हुआ था और उनके पिता न्यायाधीश थे। उनके प्रारंभिक जीवन में उनकी कला के प्रति बहुत रुचि थी। माने की आरंभिक कला शिक्षा कुत्यूर की चित्रशाला में हुई थी। कुत्यूर उस समय के महान चित्रकारों में से जाने जाते हैं और उन्होंने लूव्र संग्रहालय में संकलित चित्रों का उस समय काफ़ी अध्ययन किया। माने जब अध्ययनरत थे तो लूव्र जो संग्रहालय है, जो म्यूज़ियम है, उसमें जाते थे और वहाँ जो चित्रों का संग्रह है उनका वहाँ पे वे अध्ययन करते थे और फिर वे आगे कला अध्ययन के लिए जर्मनी, हॉलैंड तथा इटली भी गए और वहाँ पर इन्होंने फ्रांस हॉल्स के चित्रों को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुए, उससे बहुत प्रेरणा ली। और जब वे विद्यालय में अध्ययन के लिए जाते थे तो उस समय जो अध्ययन पद्धति थी वह स्टूडियो के अंदर बैठ के चित्रण करने की थी और उस हेतु कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किया जाता था। प्राकृतिक वातावरण या दृश्य का वहाँ पर कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, कोई उसका महत्व नहीं था। तो यह देख के वे बड़े उदास हो जाते थे और बड़े
व्यथित होकर वह कहते थे कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। आसपास सभी बातें अत्यंत हास्यास्पद हैं, कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम छाया, और जब मैं चित्रशाला में प्रवेश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी कब्र में प्रवेश कर रहा हूँ। उनको वहाँ पर जीवंतता नज़र नहीं आती थी और ऐसा लगता था कि यहाँ तो सब कुछ कृत्रिम है, नाटकीय है। स्वाभाविकता और प्राकृतिक दृश्यों का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। पर फिर भी इन्होंने अपनी श्रम साधना जारी रखी और अध्ययन पूरा किया। सन 1859 में इन्होंने अपना एक चित्र बनाया था, एबसिंथ ड्रिंकर, और उसको वहाँ फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हेतु भेजा। परंतु यह चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं हुआ। जो वहाँ की चयन समिति थी, उन्होंने इस चित्र को अस्वीकृत कर दिया, प्रदर्शनी के लायक नहीं समझा। इस चित्र के बारे में उनके जो गुरु थे कुत्यूर, उन्होंने कहा कि ये तो किसी एबसिंथ पीने वाले ने बनाया होगा। एबसिंथ जो है वहाँ एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है शराब या मदिरा। तो इन्होंने जो पेंटिंग का टाइटल रखा था एबसिंथ ड्रिंकर ही रखा था, और इनके गुरु ने ही इसको एक तरह से व्यंग में कहा कि इसको तो किसी शराब पीने वाले ने ही बनाया होगा। परंतु माने ने कहा कि मैंने पेरिस में ऊंचा टोप पहने हुए एक निर्धन घुमक्कड़ व्यक्ति को देखा और उसको वेलास्के की सरल शैली में चित्रित किया। उन्होंने अपने चित्र के स्पष्टीकरण में ये बताया कि ऐसा व्यक्ति मैंने घूमते हुए देखा था और उसको वेलास्के की जो चित्रण शैली है उसके अनुरूप चित्रित कर दिया। जबकि उस समय जो चित्रण तकनीक थी या शैली थी, वह स्टूडियो के अंदर बैठ के मॉडल बिठाकर कृत्रिम प्रकाश के अंदर चित्र बनाए जाते थे। और जबकि माने ने जैसा वह व्यक्ति उनको बाहर दिखा था उसको उसी रूप में चित्रित कर दिया। तो चित्रण की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से यह उस समय चल रहे एक तरह की शैली या एक तरह का रूप, चित्रण विधि, चित्रण परिवेश के अनुरूप नहीं था। इस वजह से उसको अस्वीकृत कर दिया। फिर जब 1863 में जो रिजेक्टेड पेंटिंग्स थी, जो पेंटिंग्स प्रदर्शनी के लिए अस्वीकृत कर दी गई थी, उन कलाकारों ने विरोध किया तो राजा ने मध्यस्थता कर उन अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी की। और तब माने का एक चित्र था तृण पर भोजन, अंग्रेजी में लंचन ऑन द ग्रास। इस चित्र का बहुत विरोध हुआ और यह प्रदर्शनी असफल हुई। परंतु माने को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका चित्र ही सर्वाधिक कटु आलोचना का केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व उनके 2 चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकार कर लिए गए थे। और
वो जो चित्र थे उनका शीर्षक था स्पेनिश गिटार वादक और माता पिता के व्यक्ति चित्र। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका यह चित्र इतना उसका विरोध होगा, परंतु विरोध का कारण जो कुछ और ही था। तृण पर भोजन की कटु आलोचना का मुख्य कारण था दो वस्त्रधारी पुरुषों को एक वस्त्रहीन स्त्री के साथ चित्रण करना। इसे असभ्यता का प्रतीक माना गया था, परंतु चित्र अपने मौलिक एवं रचनात्मक कौशल के कारण अनूठा था। इस चित्र में रंगों को गहरे व हल्के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। अति आवश्यकता के लिए ही कहीं कहीं पर मध्यम तान का प्रयोग किया गया था। चित्र में घनत्व के स्थान पर समतलपन भी है। चित्र की मानव आकृतियाँ और वस्तुएं जैसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर कर चित्रित की गई थी। चित्र में तुली का आघात भी स्पष्ट अंकित था। परंपरागत अर्थसार वाले विषयों के स्थान पर दैनिक जीवन का अंकन किया गया था। चित्र में कल्पना के स्थान पर दृष्टिगत कर चित्रण किया गया था। चित्र प्रत्येक वस्तु के स्वतंत्र अस्तित्व के स्थान पर चित्र के पूरे तल का हल्के व गहरे क्षेत्रों में विभाजन कर उनमें संतुलनपूर्ण तथा संगतिपूर्ण वर्णांकन किया गया था। इससे चित्र का संपूर्ण प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक कौशल से युक्त हो गया था। इस प्रकार माने ने अपने चित्र के रचना कौशल को सर्वाधिक सशक्त रूप में चित्रित किया। इसमें विषय गौण हो गया था। चित्र की रचना के लिए माने ने पहले हल्के वर्ण प्रयोग में लिए, फिर गहरे वर्ण प्रयुक्त किए गए। इससे छाया वाले भाग भी चमकयुक्त तथा पारदर्शक हो गए थे। यह विधि परंपरा के विपरीत होने के कारण आलोचकों ने अज्ञानपूर्ण तथा अकुशल कही थी। इस चित्र में दो मुख्य परिवर्तन हुए, एक तो विषय के हिसाब से और दूसरा तकनीक के हिसाब से। विषय के हिसाब से सामान्य विषय को चित्रण के लिए उपयोग किया गया। उससे पहले काल्पनिक या धर्म से संबंधित या किसी राजा या बड़े व्यक्ति से संबंधित विषयों को ही चित्र के रूप में लिया जाता था। साधारण व्यक्तित्व का, साधारण व्यक्ति का, समाज का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं होता था। माने ने साधारण व्यक्ति को चित्र को के विषय के रूप में प्रयोग किया। तो एक अंतर तो विषय या अर्थसार के प्रयोग की वजह से हुआ, दूसरा अंतर रंगांकन विधि का हुआ। उन्होंने पूर्व में चली आ रही धरातल को या रंगों को चिकना करने की बजाय धब्बों में रंगों को लगाया और जहाँ कहीं आवश्यक हो केवल वहाँ पर ही मध्यम तान का प्रयोग किया। इससे रंगों की चमक बनी रही और रंगों को धूमिल कर दिया जाता था। काले और भूरे रंगों के प्रयोग से उसमें तान का विशेष प्रयोग करने की वजह से
ब्रशिंग को हटाकर जो परिणाम आता था उससे रंगों की चमक खत्म हो जाती है। दूसरा ये कि तकनीक में यह परिवर्तन किया कि पहले हल्के वर्णों का प्रयोग किया, फिर उसके बाद गहरी तानों का प्रयोग किया गया। इससे रंगों की चमक बनी रही और एक तरह की पारदर्शिता चित्र में नज़र आने लगी। जो लाइट कलर्स थे उसकी चमक अपनी जगह महत्वपूर्ण रही। तो इस तरह से जो आलोचक थे उन्होंने इसको तकनीक की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से इसका विरोध किया और इसको प्रदर्शन से बाहर कर दिया, अस्वीकृत चित्रों की श्रेणी में ले दिया। तो आज हमने पढ़ा कि माने के जीवन से संबंधित उसका जन्म और उसने कहाँ शिक्षा ली और उनके प्रमुख चित्र लंचन ऑन द ग्रास के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम उनके कुछ और चित्रों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।